Welcome, Seeker, to a space where ancient wisdom meets modern understanding. नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेंद्र और मेरे साथ हैं डॉक्टर अनगा। हम साथ मिलकर आपके साथ साझा करेंगे कि कैसे आयुर्वेद का प्राचीन नॉलेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम आपको अपना ऑडियो पॉडकास्ट दे रहे हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं। तो आइए परंपरा और नई तकनीक को जोड़ते हुए अपनी यात्रा की शुरुआत करें। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय है आयुर्वेद अनुसंधान की रिपोर्टिंग के लिए जो दिशा निर्देश हैं उनके बारे में। ये पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच आप कह सकते एक पुल जैसा है। नमस्ते, बिल्कुल सही कहा आपने। ये गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश इसलिए बहुत ज़रूरी हैं ताकि आयुर्वेद पर जो भी रिसर्च हो रही है वो एकदम पारदर्शी हो, भरोसे के लायक हो और दुनिया भर में जो वैज्ञानिक समुदाय है वो उसे ठीक से समझ सके, परख सके। हमारी आज की जो बातचीत है वो एक दस्तावेज पर आधारित है जिसमें ऐसे 8 मुख्य दिशा निर्देशों का जिक्र मिलता है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इन गाइडलाइंस के पीछे की जो सोच है उसको समझें कि ये क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और कैसे ये आयुर्वेद रिसर्च को और ज़्यादा मजबूत बना सकती हैं। ये सिर्फ कोई नियमों की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक अप्रोच है, एक तरीका है कि कैसे हम अपनी पारंपरिक चिकित्सा के ज्ञान को एक व्यवस्थित ढंग से दुनिया के सामने रखें। हाँ, ये बात तो है। और यहाँ दिलचस्प बात ये भी है कि ये सिर्फ कोई क्वालिटी कंट्रोल का मामला नहीं है। ये मानक आयुर्वेद को दुनिया भर में स्वीकार्यता दिलाने में मदद करते हैं, उसे आज के रिसर्च जगत में सही जगह दिलाने के लिए जरूरी हैं। एक तरह से ये हमारे प्राचीन ज्ञान को आज की वैज्ञानिक भाषा में मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में रखने का एक जरिया बन जाते हैं। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि ये मुख्य गाइडलाइंस कौन-कौन सी हैं। हम बात करेंगे केयर, कॉन्सॉर्ट, स्ट्रोब, प्रिज्मा और अराइव, स्पिरिट, टाइडियर और स्टार्ड की। नाम सुनने में थोड़े तकनीकी जरूर लग सकते हैं, पर हम कोशिश करेंगे कि इनके पीछे का जो मूल आइडिया है उसे समझें कि हर एक का असली मकसद क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अक्सर रिसर्च की शुरुआत किसी एक केस से होती है ना? किसी एक मरीज के अनुभव से। यहीं पर केयर गाइडलाइंस आती हैं। ये केस रिपोर्ट्स के लिए है, पर ये एक सामान्य केस स्टडी से कैसे अलग है? क्या खास है इनमें? हाँ, केयर का जो मूल विचार है वो ये है कि व्यक्तिगत अनुभवों को एक व्यवस्थित कहानी में कैसे बदला जाए। ये सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि अच्छा हमने ये इलाज दिया और मरीज ठीक हो गया। नहीं, ये गाइडलाइन पूछती है भाई वो मरीज कैसा था, उसकी प्रकृति क्या थी, विकृति क्या थी, इलाज से पहले उसकी दोष धातु मल की स्थिति, अग्नि की स्थिति क्या थी और इलाज के बाद उसमें क्या बदलाव आए, कौन सा योग आपने इस्तेमाल किया, उसका क्लासिकल रेफरेंस मतलब शास्त्रीय संदर्भ क्या है, ग्रंथ, अध्याय, श्लोक संख्या, योग को बनाया कैसे गया था मतलब कल्पना क्या थी, चूर्ण था, कषाय था, वटी थी, कितनी मात्रा में दिया मतलब डोज, कब दिया यानी काल, अनुपान क्या था और जो जड़ी बूटी इस्तेमाल हुई उसकी पहचान, उसकी क्वालिटी कैसी थी, वानस्पतिक नाम, कौन सा हिस्सा इस्तेमाल हुआ, क्या कोई वाउचर स्पेसिमेन या सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस COA है, मरीज को पथ्य अपथ्य मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका क्या ध्यान रखा गया, निदान परिवर्जन हुआ या नहीं, ये सारी जानकारी देना इसमें जरूरी होता है। अच्छा। ताकि उस एक केस से भी कुछ ठोस सीखा जा सके, वो सिर्फ एक कहानी बनकर ना रह जाए। ये एक तरह से आयुर्वेद का जो प्रत्यक्ष प्रमाण है मतलब बारीकी से किया गया अवलोकन, उसको दर्ज करने का एक मॉडर्न तरीका है। मतलब ये केस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा साइंटिफिक और समझने लायक बना देता है, उसमें गहराई लाता है। अच्छा, अब अगर हमें किसी इलाज को मान लीजिए जैसे आजकल अश्वगंधा पर बहुत बात होती है तनाव के लिए, उसे ज्यादा बड़े पैमाने पर परखना हो, तब तो हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यानी RCTs की तरफ देखते हैं। यहाँ पर कॉन्सॉर्ट दिशा निर्देश आते हैं। पर आयुर्वेद जैसी परंपरागत चिकित्सा में तो बहुत जटिलताएं होती हैं, जैसे जड़ी बूटियों की क्वालिटी बदलती रहती है। कॉन्सॉर्ट इसे कैसे संभालता है? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, कॉन्सॉर्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वो है RCTs में किसी भी तरह के पूर्वाग्रह मतलब बायस को कम करना और रिपोर्टिंग को पूरी तरह से पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट बनाना।
इसके लिए कंसॉर्ट की एक चेकलिस्ट है, एक फ्लो डायग्राम है जो बताता है कि आपको क्या क्या रिपोर्ट करना है। लेकिन आयुर्वेद जैसी प्रणालियों के लिए, जहां सिर्फ एक सिंपल केमिकल दवा नहीं होती बल्कि पूरी जड़ी बूटी या उसका मिश्रण होता है, उसके लिए कंसॉर्ट का एक हर्बल एक्सटेंशन भी है। अच्छा, हर्बल एक्सटेंशन, उसमें क्या खास बात है? उसमें खास बात है स्पष्ट पहचान और मानकीकरण, मतलब आइडेंटिफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन पर जोर। क्योंकि देखिए, एक ही जड़ी बूटी जैसे अश्वगंधा ही ले लें, उसका असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने पौधे का कौन सा भाग इस्तेमाल किया, जड़ ली या पत्ता, उसकी क्वालिटी कैसी थी, उसे प्रोसेस कैसे किया गया, अर्क था या पाउडर। इसलिए कंसॉर्ट हर्बल कहता है कि आपको ये सब बहुत साफ साफ बताना होगा। पौधे का बॉटनिकल नाम, कौन सा पार्ट यूज हुआ, अगर एक्सट्रैक्ट है तो रेशियो क्या था, कोई मार्कर कंपाउंड स्टैंडर्डाइज किया था या नहीं, बैच का क्वालिटी कंट्रोल डेटा, डोजेज फॉर्म क्या था, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, साथ में कोई और इलाज तो नहीं दिया गया जैसे कोई खास डाइट या लाइफस्टाइल सलाह, अनुपान क्या था, देने का समय यानी काल क्या था, ये सब कुछ। ये सब बताना इसलिए जरूरी है ताकि पढ़ने वाले को ठीक ठीक पता चले कि असल में किस चीज का ट्रायल हुआ था। सिर्फ ये लिख देना कि अश्वगंधा दिया काफी नहीं है। ये तो बहुत जरूरी डिटेल्स हैं। अच्छा, और भारत में इसके लिए क्या सिस्टम है? क्या कोई नियम है? जी हाँ, भारत में केमिकल ट्रायल्स के लिए एथिकल अप्रूवल, मतलब नैतिक मंजूरी और सही प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमारे पास GCPASU है, यानी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस फॉर आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी सिस्टम्स, और साथ ही ICMR की नेशनल एथिकल गाइडलाइंस हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हर क्लिनिकल ट्रायल को CTRI यानी क्लिनिकल ट्रायल्स रजिस्ट्री इंडिया पर रजिस्टर करना अनिवार्य है। ये CTRI जो है, ये WHO की एक प्राइमरी रजिस्ट्री है, तो ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड भी मीट करता है। ये सारी चीजें कंसॉर्ट के सिद्धांतों को लागू करने में मदद करती हैं और रिसर्च की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बढ़ाती हैं। जैसे आयुष 64 के जो मल्टी सेंटर ट्रायल्स हुए थे कोविड के समय, वो इसी फ्रेमवर्क का एक अच्छा उदाहरण है। अच्छा, तो कंसॉर्ट हमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स के बारे में क्लैरिटी देता है। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा, आयुर्वेद का बहुत सारा ज्ञान और प्रैक्टिस तो असल दुनिया में होती है, क्लिनिक में रोजमर्रा के मरीजों के साथ। उसे कैसे रिपोर्ट करें? शायद यहीं पर स्ट्रोब दिशा निर्देश काम आते होंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। RCTs हर सवाल का जवाब नहीं दे सकते और ना ही हर स्थिति में किए जा सकते हैं। स्ट्रोब जो है, वो अवलोकनात्मक अध्ययनों यानी ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के लिए हैं। इनमें हम सिर्फ चीजों को देखते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं करते, जैसे कोहोर्ट स्टडीज, केस कंट्रोल स्टडीज या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज। स्ट्रोब हमें बताता है कि जब हम सिर्फ ये देख रहे हों कि भाई सामान्य आयुर्वेदिक चिकित्सा में क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए किसी क्लिनिक में संधिवात के मरीजों के आउटकम्स क्या हैं, उनकी रजिस्ट्री बना रहे हैं, या जब हम किसी बड़ी आबादी में देख रहे हों कि क्या प्रकृति और किसी बीमारी जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम के बीच कोई संबंध है, तो ऐसी स्टडीज को रिपोर्ट करते समय हमें क्या-क्या जानकारी देनी चाहिए। इसमें क्या चुनौतियां आती हैं? मतलब क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं? देखिए, इसमें मुख्य चुनौती होती है पारदर्शिता। आपको एकदम साफ साफ बताना होता है कि आपने स्टडी में लोगों को कैसे शामिल किया। मान लीजिए आयुर्वेद OPD से लिया या कहीं और से, क्या कोई शास्त्रीय मानदंड इस्तेमाल किए गए मरीज चुनने के लिए? अगर प्रकृति का आकलन किया तो कैसे किया? वो तरीका कितना वैलिड है, कितना भरोसेमंद है? मरीज को जो दवा या जड़ी बूटी या प्रक्रिया मिल रही थी, जिसे एक्सपोजर कहते हैं, उसका विवरण क्या है? क्या आपने बाकी चीजों का ध्यान रखा जो नतीजों पर असर डाल सकती हैं, जैसे मरीज की डाइट, लाइफस्टाइल, वो किस इलाके में रहता है, कौन सा मौसम चल रहा है? इन्हें कन्फाउंडर्स कहते हैं। स्ट्रोब हमें एक तरह से मजबूर करता है कि हम अपने तरीके और अपनी सीमाओं को ईमानदारी से बताएं। ये आयुर्वेद के प्रत्यक्ष यानी ऑब्जर्वेशन और अनुमान यानी इन्फरेंस की प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करता है। ठीक है, तो हमने व्यक्तिगत केस देख लिया, केयर, कंट्रोल्ड ट्रायल देख लिया, कंसॉर्ट, और रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन भी देख लिया, स्ट्रोब। अब मान लीजिए किसी एक टॉपिक पर, जैसे आपने कब्ज के लिए त्रिफला का उदाहरण दिया था, उस पर कई सारी स्टडीज हो चुकी हैं, उन सब के मिले जुले नतीजों को कैसे समझें, उन्हें एक साथ कैसे लाएं? हाँ, उसके लिए है प्रिज्मा दिशा निर्देश। प्रिज्मा का मतलब है प्रिफर्ड रिपोर्टिंग आइटम्स फॉर सिस्टमैटिक रिव्यूज एंड मेटा एनालिसिस। ये सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस के लिए हैं। इनका काम है कि जो मौजूदा सबूत हैं, जो अलग अलग स्टडीज में बिखरे हुए हैं, उन्हें एक साथ लाने की जो पूरी प्रक्रिया है, उसे पारदर्शी बनाया जाए। आप इसे एक नक्शे की तरह बता रहे थे पहले। हाँ, बिल्कुल। आप प्रिज्मा को एक नक्शे की तरह समझ सकती हैं।
ये नक्शा दिखाता है कि आपने सबूत खोजने के लिए कहाँ-कहाँ देखा, कौन-कौन से डेटाबेस खंगाले, जैसे आयुष रिसर्च पोर्टल, पबमेड, CTRI और भी होंगे। कौन से कीवर्ड इस्तेमाल किए, क्या संस्कृत या दूसरी स्थानीय भाषाओं के पर्यायवाची शब्द भी शामिल किए। फिर आपको कितनी स्टडीज मिली, उनमें से आपने किनको चुना, किनको क्यों हटाया, और आखिर में आप किन स्टडीज तक पहुंचे जिनका आप विश्लेषण कर रहे हैं। इसके लिए प्रिज्मा की एक 27 आइटम की चेकलिस्ट है, एक फ्लो डायग्राम है जो इस पूरी प्रक्रिया को दिखाता है। इससे पढ़ने वाले को भरोसा होता है कि आपने सारे जरूरी सबूतों को एक सिस्टमैटिक और बिना किसी भेदभाव के तरीके से देखा है, और जो निष्कर्ष आप दे रहे हैं वो सिर्फ आपकी पसंद की स्टडीज पर आधारित नहीं है, बल्कि उपलब्ध सबूतों का एक समग्र निचोड़ है। समझ गई। तो ये 4 केयर, कंसॉर्ट, स्ट्रोब, प्रिज्मा, ये तो मुख्य स्टडी डिजाइन्स को कवर कर लेते हैं। अब जो बाकी 4 दिशा निर्देश है, अराइव, स्पिरिट, टाइडियर और स्टार्ड, उन पर थोड़ी तेजी से नजर डालते हैं। इनका क्या खास योगदान है? अराइव से शुरू करते हैं। अराइव 2.0 जो है वो पशुओं पर होने वाले अध्ययनों के लिए है, जिन्हें हम प्री क्लिनिकल स्टडीज कहते हैं। आयुर्वेद में भी नई दवाओं या जैसे भस्मों की सुरक्षा, सेफ्टी और प्रभाव, एफिकेसी को समझने के लिए जानवरों पर स्टडीज की जाती हैं। अराइव का मूल सिद्धांत है नैतिक आचरण, एथिकल कंडक्ट और पुनरुत्पादनीयता, रिप्रोड्यूसिबिलिटी। मतलब स्टडी नैतिक तरीके से की जाए और इतनी स्पष्ट रूप से रिपोर्ट की जाए कि कोई दूसरा उसे दोहरा सके। ये पक्का करता है कि रिसर्चर साफ साफ बताएं कि जानवरों पर अध्ययन कैसे किया गया, कितने जानवर इस्तेमाल हुए, उन्हें कैसे रखा गया, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, नतीजे क्या मिले वगैरह। ये भारत की जो अपने नियम हैं जैसे CPCSAI गाइडलाइंस और AUSCRS की टॉक्सिसिटी गाइडलाइंस, उनके साथ भी मेल खाता है। अच्छा, और स्पिरिट, ये तो कुछ प्लानिंग जैसा लग रहा है नाम से। हाँ बिल्कुल। स्पिरिट जो है वो क्लिनिकल ट्रायल शुरू होने से पहले उसका जो प्रोटोकॉल बनता है, मतलब पूरी योजना, उसको लिखने के लिए गाइडलाइन है। ये एक तरह से ट्रायल का ब्लूप्रिंट या नक्शा है। स्पिरिट दिशा निर्देश ये पक्का करते हैं कि रिसर्चर पहले ही सब कुछ अच्छे तरह से सोच लें और लिख लें। स्टडी का उद्देश्य क्या है, कौन लोग इसमें शामिल होंगे, क्या इलाज दिया जाएगा, नतीजों को कैसे मापा जाएगा, कितने लोगों को शामिल किया जाएगा, सैंपल साइज, डेटा का विश्लेषण कैसे होगा वगैरह। आयुर्वेद के संदर्भ में ये और भी जरूरी हो जाता है, जैसे क्या आप प्रकृति या दोष के आधार पर अलग से विश्लेषण करेंगे। अगर पंचकर्म कर रहे हैं तो उसका पूर्ण मैनुअल पहले से तैयार है। जड़ी बूटी की क्वालिटी कंट्रोल का प्लान क्या है, ये सब पहले से तय करना होता है, और इस प्रोटोकॉल को फिर CTRI जैसी पब्लिक रजिस्ट्री पे अपलोड करना होता है ट्रायल शुरू करने से पहले। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और बाद में स्टडी के दौरान मनमाने बदलाव की गुंजाइश कम हो जाती है। ये हमारे यहाँ जो युक्ति प्रमाण की बात कही गई है, मतलब एक तर्कसंगत योजना बनाना, उस सिद्धांत से काफी मिलता जुलता है। टाइडियर का नाम तो बहुत ही दिलचस्प है। आपने पहले कहा था कि ये जटिल आयुर्वेदिक प्रक्रियाओं जैसे पंचकर्म के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। हाँ, बेहद महत्वपूर्ण। TDR का मतलब है टेम्पलेट फॉर इंटरवेंशन, डिस्क्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन। ये असल में कैसे का जवाब देता है। देखिए, पंचकर्म जैसी प्रक्रिया या कोई खास योग प्राणायाम का मॉड्यूल, ये बहुत जटिल होते हैं। इनका सिर्फ नाम लिख देना काफी नहीं है। TDR शोधकर्ताओं से कहता है कि आप जो हस्तक्षेप इंटरवेंशन कर रहे हैं उसका पूरा विवरण दें, बारीकी से। क्या सामग्री इस्तेमाल हुई, तेल कौन सा था, जड़ी बूटियां कौन सी थी, उनकी क्वालिटी कैसी थी, फार्मेसी में कैसे बनी, प्रक्रिया के हर स्टेप का विवरण क्या है, जैसे स्नेहन, स्वेदन, वमन या विरेचन के चरण। इलाज कौन दे रहा है, क्या वो प्रशिक्षित वैद्य हैं, उनकी ट्रेनिंग क्या है, इलाज कहाँ दिया जा रहा है, सेटिंग क्या है, कितनी बार दिया जा रहा है, कितनी देर तक, यानी मात्रा और काल, क्या इसे मरीज की प्रकृति या दोष के हिसाब से कुछ बदला गया, टेलरिंग हुई। ये सारी जानकारी देना इसलिए जरूरी है ताकि कोई दूसरा शोधकर्ता या वैद्य अगर चाहे तो उस प्रक्रिया को ठीक वैसे ही दोहरा सके। पारंपरिक चिकित्सा में ये हमेशा से एक चुनौती रही है कि प्रक्रियाओं का वर्णन इतना स्पष्ट नहीं होता। TIDIR इसी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। अगर हमें पता ही नहीं है कि असल में क्या किया गया था, तो हम नतीजों का सही मतलब कैसे निकालेंगे। ये तो वाकई बहुत जरूरी है रेप्लिकेशन के लिए। अच्छा, और आखिर में STARD, ये डायग्नोस्टिक्स यानी निदान से जुड़ा है। जी हाँ, स्टार्ट का मतलब है स्टैंडर्ड्स फॉर रिपोर्टिंग ऑफ डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी स्टडीज।
ये उन स्टडीज के लिए है जो किसी नैदानिक परीक्षण की सटीकता या एक्यूरेसी का मूल्यांकन करती हैं। जैसे मान लीजिए कोई नाड़ी परीक्षा का नया डिजिटल उपकरण बनाए, तो हमें ये देखना होगा कि वो पारंपरिक वैद्य द्वारा की जाने वाली नाड़ी परीक्षा या किसी और स्टैंडर्ड टेस्ट की तुलना में कितना सटीक है। या फिर मान लीजिए कोई प्रकृति निर्धारण के लिए प्रश्नावली क्वेश्चनेयर बनाई गई है, तो वो कितनी भरोसेमंद है, विशेषज्ञ की राय से कितनी मिलती है। स्टार्ड ये पक्का करता है कि ऐसी स्टडीज में आप साफ साफ बताएं कि आप किस टेस्ट, इंडेक्स टेस्ट की तुलना किस मानक टेस्ट, रेफरेंस स्टैंडर्ड से कर रहे हैं। स्टडी में प्रतिभागियों को कैसे चुना गया, सटीकता को मापने के लिए क्या तरीके अपनाए गए, जैसे सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, क्या कोई संभावित पूर्वाग्रह बायस थे। ये आयुर्वेद के जो पारंपरिक निदान के तरीके हैं, जैसे नाड़ी परीक्षा या प्रकृति विश्लेषण, उनको वैज्ञानिक रूप से मान्य, वैलिडेट करने के लिए बहुत जरूरी गाइडलाइन है। तो ये 8 दिशा निर्देश मिलकर आयुर्वेद अनुसंधान के लगभग हर पहलू को कवर कर लेते हैं। केस रिपोर्ट से लेकर आरसीटीज, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज, सिस्टमैटिक रिव्यू, प्री क्लिनिकल स्टडीज, प्रोटोकॉल, इंटरवेंशन का विवरण और डायग्नोस्टिक स्टडीज तक। अब अगर इन सबको एक साथ देखें तो भारत में और वैश्विक स्तर पर इसका क्या मतलब निकलता है? ये सब कैसे जुड़ता है एक बड़ी तस्वीर में? देखिए, ये सब मिलकर एक तरह से गुणवत्तापूर्ण शोध का एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं। जी। अच्छी बात यह है कि भारत के जो अपने मानक और दिशा निर्देश हैं, जैसे मैंने बताया GCPASU, ICMR की एथिकल गाइडलाइंस, CCRAS की अपनी गाइडलाइंस, वो इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ काफ़ी हद तक अलाइंड हैं, मेल खाते हैं। CTRI पर रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य होना इस दिशा में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। ये पूरी रूपरेखा जो है, ये WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों से भी जुड़ती है। खासकर जामनगर में जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन GCTM स्थापित हुआ है। लक्ष्य यही है कि आयुर्वेद पर जो शोध हो वो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व स्तर पर स्वीकार्य हो, भरोसेमंद हो और उसका सही इम्पैक्ट दिखे। और ये भी दिलचस्प है कि ये जो आधुनिक वैज्ञानिक संरचनाएं हैं, जैसा आपने बीच में इशारा भी किया, ये आयुर्वेद के अपने प्राचीन सिद्धांतों से भी जुड़ती हैं, जैसे युक्ति प्रमाण यानी तर्कसंगत योजना, प्रत्यक्ष यानी बारीकी से अवलोकन और अनुमान यानी निष्कर्ष निकालना। बिल्कुल, ये बात दिखाती है कि वैज्ञानिक कठोरता और व्यवस्थित सोच जो है वो आयुर्वेद के मूल दर्शन से अलग नहीं है, बल्कि उसका हिस्सा ही रही है। अब अगर हम भविष्य की ओर देखें, विजन की बात करें, तो वो काफी स्पष्ट नजर आता है। उम्मीद है कि 2030 तक भारत में ज्यादातर आयुर्वेद शोध प्रोजेक्ट्स इन दिशा निर्देशों का पालन करने लगेंगे। सभी क्लिनिकल ट्रायल्स CTRI पर रजिस्टर्ड होंगे और TIDR जैसी गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके अपने इंटरवेंशंस का स्पष्ट विवरण देंगे। और अगर लंबी अवधि की बात करें, मान लीजिए 2047 तक, तो लक्ष्य यह है कि इस तरह से उत्पन्न हुआ जो हाई क्वालिटी डेटा है उसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों से जोड़ा जाए, जैसे कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी ABDM का जो फ्रेमवर्क बन रहा है। डेटा शेयरिंग को बढ़ावा मिले ताकि एक स्टडी के डेटा का कई तरह से उपयोग हो सके, और WHO GCTM के माध्यम से ग्लोबल कोलैबोरेशन यानी वैश्विक सहयोग और बढ़े। हमारे स्रोत में कुछ व्यवहारिक उपकरणों का भी जिक्र था, जैसे मिनी टेम्पलेट्स, और साथ ही AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर भी थोड़ी बात हुई थी। हाँ, वो मिनी टेम्पलेट्स असल में शोधकर्ताओं को सीधे तौर पर मदद करने के लिए हैं कि रिपोर्ट लिखते समय क्या क्या शामिल करना है। और AI की जो संभावना है वो तो बहुत ही आकर्षक है। आप कल्पना कीजिए कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हो जो आपकी रिसर्च प्रोटोकॉल या आपकी लिखी हुई पांडुलिपि मैन्युस्क्रिप्ट को जांच कर ये बता सके कि क्या आपने संबंधित गाइडलाइन, मान लीजिए कॉन्सॉर्ट या TDIR की सभी जरूरी बातें शामिल की हैं या नहीं। खासकर आयुर्वेद से जुड़ी खास बातें जैसे प्रकृति का जिक्र या अनुपान का विवरण, ये सब उसमें है या नहीं। तकनीक निश्चित रूप से इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने में, सुव्यवस्थित करने में मदद कर सकती है। हालांकि ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि AI कभी भी शोधकर्ता की अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, उसकी अपनी समझ का विकल्प नहीं बन सकता। सही कहा। तो कुल मिलाकर ये दिशा निर्देश सिर्फ कुछ नियम या चेकलिस्ट नहीं है, बल्कि ये आयुर्वेद अनुसंधान की गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता को बढ़ाने का एक बहुत जरूरी जरिया है। निश्चित रूप से। और मैं बस एक अंतिम विचार यहां साझा करना चाहूंगा। ये सिर्फ अच्छी तरह से रिपोर्ट करने के बारे में ही नहीं है। असली बदलाव, जो गहरा बदलाव है, वो तब आएगा जब शोध की शुरुआत से ही, मतलब जब हम स्टडी डिजाइन कर रहे होते हैं, उसी स्टेज से इस कठोरता, रिगर और ट्रांसपेरेंसी को अपनाया जाए। आप सोचिए कि अगर दुनिया भर में जो आयुर्वेदिक अध्ययन हो रहे हैं वो इस तरह की गुणवत्ता के साथ किए जाएं, तो इसका आयुर्वेद की समझ,
उसके प्रभाव और उसकी स्वीकार्यता पर कितना गहरा और सकारात्मक असर पड़ सकता है। ये हम सबके लिए जो आयुर्वेद की इस साक्ष्य आधारित यात्रा एविडेंस जर्नी का हिस्सा है, सोचने का एक महत्वपूर्ण विषय है।